स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष रहने के बाद वह यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो भारत में अगर कोई विदेशी व्यक्ति 10 वर्ष तक रह लेता है तो उसके बाद वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ये 10 वर्ष का जो समय है, इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रशासन कौन देखता है। जो रोज़ के कामकाज होते हैं, दैनिक प्रशासन होता है, उनको कौन देखता है? तो उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता है, यानी उपराज्यपाल देखते हैं। और ये उपराज्यपाल किसके अधीन काम करते हैं? राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं। तो राष्ट्रपति के अधीन लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल होते हैं और यही उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के दैनिक प्रशासन को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा विधेयक है जो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। तो ऐसे विधेयक को कौन से होते हैं? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर विशेष बहुमत आप याद रखिएगा, संविधान संशोधन बिल आप याद रखिएगा और संसद के दोनों सदनों से पास होना आवश्यक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मूल कर्तव्यों की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं। ये भारतीय संविधान में कहाँ पर बताए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में लिखा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ पर है? तो आर्टिकल 51 के फर्स्ट में है। ठीक है, 51 के फर्स्ट में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छे नागरिक के गुण आपके बताए गए हैं। ये अच्छा नागरिक कौन होता है? अच्छा नागरिक वह होता है जिसके पास राजनैतिक और सामाजिक रूप से बुद्धि होती यानी प्रबुद्ध होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो राजनैतिक और सामाजिक रूप से प्रबुद्ध हो वह एक अच्छा नागरिक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बजट की बात करते हैं और बजट की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिसमें एक विशेषता होती है जीरो बेस बजट। तो जीरो बेस बजट सबसे पहले किस देश में प्रस्तुत किया गया था? तो जो जीरो बेस बजट होता है वो सबसे पहले अमेरिका USA में प्रस्तुत किया गया था। इस चीज़ को आप जानते रहिए, जीरो बेस बजट अमेरिका में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा विधेयक है और जो राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो उस विधेयक का नाम है धन विधेयक। धन विधेयक एक ऐसा विशेष प्रकार का विधेयक होता है जिसे राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। अब धन विधेयक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका चुनाव कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो धन विधेयक के बारे में छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति मंत्री के रूप में कितने दिन तक कार्य कर सकता है? तो अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो उसे या तो लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। लेकिन यदि आप दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, फिर भी आप मंत्री बन सकते हैं। कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। 6 माह से आपको ज़्यादा काम करना है तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक अशांति कारण भारत में पहली बार और आखिरी बार, आंतरिक अशांति कारण भारत में पहली बार और आखिरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1975 में। इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। आंतरिक अशांति कारण, और ये पहली बार था, और इसके बाद आंतरिक अशांति कारण कभी भी आपातकाल लागू नहीं किया गया, यानी कि ये आखिरी बार भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, वो अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार
कर सकता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल से प्राप्त है? तो यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 137 के द्वारा प्राप्त है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है और कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए फैसले पर फिर से विचार किया जा सकता है। तो यह काम सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने द्वारा दिए गए फैसले पर पुनः विचार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार की कितनी श्रेणियां हैं, यानी कि कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार हमें पता है कुल 6 हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। जब प्रारंभ में आपका संविधान बन रहा था तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से जो एक मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसे खत्म कर दिया गया है। और वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अवित्तीय कोई विधेयक, जो अवित्तीय विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो विधेयक अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ वित्तीय विधेयक होते हैं, कुछ अवित्तीय विधेयक होते हैं। जो अवित्तीय विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसे सिर्फ एक बार लौटा सकता है। तो अवित्तीय विधेयक राष्ट्रपति केवल एक बार ही लौटा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका के बारे में बात करते हैं। संविधान की उद्देशिका में कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं? तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारे शब्द लिखे गए हैं। ये प्रश्न आपसे अनेकों बार पूछा गया है, जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द भारतीय संविधान में कहाँ पर हैं? उद्देशिका में है, मौलिक अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य में है। तो वहाँ आपको बताना होगा कि ये जो शब्द हैं वो संविधान की उद्देशिका में वर्णित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो जितने राज्य होते हैं उनमें कोई ना कोई राज्यपाल होता है। तो इन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो हमें पता है। लेकिन इन राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देता है प्रधानमंत्री। तो जिस भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना होता है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करके प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास भेजता है और संबंधित राज्य में राज्यपाल नियुक्त करने के लिए, और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो ये तो हमें रटा होना चाहिए क्वेश्चन आपके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि 1959 में भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ पर लागू की गई थी? राजस्थान राज्य में। राजस्थान में कहाँ लागू की गई थी? नागौर ग्राम सभा में। तो नागौर आपके जो जगह है वहाँ पर सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये किस राज्य में है? आपके राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भैया राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है यानी अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे वन लाइनर प्रश्न हैं इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। ये सारे प्रश्न वन लाइनर ही हैं। एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो योजना आयोग तो वर्तमान समय में बंद किया जा चुका है, लेकिन इसका जो पदेन सभापति होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब अनुसूची की बात कर लेते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में किसके बारे में लिखा गया है? तो संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना होगा इसके बारे में लिखा गया है। यानी कि संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से और प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र से कितने राज्यसभा के सदस्य आएंगे इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? संविधान की चौथी अनुसूची में लिखा गया है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है? कानून की समानता का अधिकार दिया गया है। कानून की समानता का अधिकार कहाँ पर है? आर्टिकल 14 में है। और ये किस में आता है? ये भाग 3 में आता है और मौलिक अधिकार में आता है। तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 14 में है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कानून की जो समानता है ये किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, यानी USA से लिया गया है। तो एक बार फिर से पूरा डाटा आप ध्यान से सुन लीजिए। कानून की समानता अमेरिका से लिया गया है, आर्टिकल 14 में है। ये एक मौलिक अधिकार है और ये भाग 3 में है। ठीक है,
चलिए अब आर्टिकल हम लोग 330 के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व होंगी, यानी आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में आर्टिकल 330 में लिखा गया है। लोकसभा में कितनी एससी की सीटें होंगी, कितनी एसटी की सीटें होंगी, इनके बारे में आपके आर्टिकल 330 में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो लोकसभा का सत्र न्यूनतम 2 बार एक वर्ष में बुलाया जा सकता है। वर्तमान समय में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं एक वर्ष में? तो वर्तमान समय में लोकसभा के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। न्यूनतम कितने होने चाहिए? न्यूनतम 2 होने चाहिए। अधिकतम की कोई बात नहीं की गई है, 5, 6, 7, 8, 10 चाहे इतने भी सत्र हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग शून्यकाल की बात करते हैं। तो लोकसभा की जो कार्रवाई होती है उसमें शून्यकाल का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस शून्यकाल में होता क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है तो ऐसे समय को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। तो सदन की जब कार्रवाई होती है तो उसमें अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसको हम लोग शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक यानी संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी? जब ऐसे बिल पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ऐसे बिल पर विचार करने के लिए और उसे पारित कराने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लोकसभा का स्पीकर कैसे चुना जाता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपस में ही अपने में से किसी एक को ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं, उसी अध्यक्ष को ही हम लोग स्पीकर कहते हैं। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्य मिलकर अपने में से किसी एक को लोकसभा का स्पीकर चुन लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? तो द्वितीय राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन हैं। तो पहले राष्ट्रपति अभी हमने ऊपर पढ़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन है? एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहली बार चाइना युद्ध के समय 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो सबसे पहले तो ये जानते रहिए कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को ही प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत। तो आर्टिकल 368 कहता है यदि भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो ये संशोधन करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो गणतंत्र के बारे में जानते रहिएगा। ये प्रश्न हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। वह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है ऐसे राज्य को हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। अब कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वहां पर समझ लें, ये जो शब्द राज्य लिखा है भारतीय संविधान में, जहाँ भी राज्य लिखा है उसका मतलब होता है देश। तो राज्य का क्या मतलब होता है? भारतीय संविधान में देश होता है। राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मत समझ लीजिए। राज्य का मतलब होता है देश भारतीय संविधान के अनुसार। तो ऐसा देश जहां का जो अध्यक्ष हो वंशागत ना होकर जनता के द्वारा चुना जाए, ऐसे देश को हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। कैसे नहीं किया जा सकता है? जनता के जनमत संग्रह के द्वारा। तो भारतीय जनता के जनमत संग्रह के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जनमत संग्रह के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी सदन कौन सा होता है? तो स्थायी सदन होता है भैया राज्यसभा। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा कौन सा सदन होता है? स्थायी सदन होता है। अब आपसे पूछा जाए क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है।
राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। हमें पता होना चाहिए कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, यानी कि इस प्रकार सदस्य रिटायर होते जाते हैं और नए सदस्य आते जाते हैं। लोग राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।